हमारी मेंटालिटी जो है ना, वो उस स्तर पे नहीं आ चुकी है जिस पे कि हम उसको व्यापक रूप से ले आए। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन तक भी अगर हिंदी को पहुंचाना है तो उसके लिए हमारे हिंदी भाषा का सरल होना बहुत ज़रूरी है। क्लिष्ट भाषा बोलने के चक्कर में, हम कठिन से कठिन शब्द का इस्तेमाल करने के चक्कर में कई बार लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तिलक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जब तक आपका आलोचक नहीं होगा तब तक आपको अपनी कमी का एहसास नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं निशांत। आज के हमारे अतिथि हैं दिवाकर कुमार राजू। पेशे से प्रोफेसर, वकील और कवि भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच एवं राष्ट्रीय मंच पर कवि का पाठ कर चुके हैं, काव्य पाठ कर चुके हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, मुझे ये मौका देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हिंदी दिवस है, उस पर आप सबों को हमारे तरफ से विशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हिंदी दिवस लगातार हम लोग मना रहे हैं, लेकिन उसकी व्यापकता नहीं बढ़ पा रही है। क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारी मेंटालिटी जो है ना, वो उस स्तर पे नहीं आ चुकी है जिस पे कि हम उसको व्यापक रूप से ले आए। सबसे हमारे भारत का जो एक खूबसूरती है वो हमारे लिए बाधक भी बन रहा है। खूबसूरती क्या है कि हम मल्टीलिंगुअल है। हर 400 मीटर पे, हर 200 मीटर पे हमारे भाषाएं चेंज हो जाती हैं, कहीं भोजपुरी, कहीं कैथी, ये जो है। और दूसरा कि जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो हिंदी को बहुत हीन भावना से देखते हैं आज भी, जहाँ पर कि हमको ये जागरूकता जगाना ज़रूरी है कि हिंदी किसी तरह का इन्फीरियरिटी नहीं है, बल्कि हिंदी हमारे देश का और हिंदुस्तान का नाम भी हिंद से ही पड़ा, जिसको हम कहते हैं हिंदी, तो उससे पड़ा। ये हम अभी तक लोगों तक पहुँचाने में असफल रहे हैं और यही कारण है कि अभी तक उस स्तर पे हम नहीं पहुंच पाए हैं। सर, दिनकर जी हो गए, बिहार की धरती के इतने बड़े कवि, राष्ट्र कवि का दर्जा उन्हें दिया गया। मीरा, सूर, कबीर जैसे सरल कवि आज के समय में नहीं मिल पा रहे हैं। जो व्यापकता थी, जो जनमानस तक पहुंचने की क्षमता रखते थे, आज वो क्षमता कहीं अभी के कवियों में कमी सी दिख रही है। दिनकर जी की बात अगर करें तो हम लोग तो कहते भी हैं कि बिहार इस बात से सदा ऋणी रहा है कि दिनकर जी जैसे राष्ट्र कवि हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ पैदा हुए। मीरा जी उससे पहले की हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनकी भाषाएं बहुत सरल थी। अगर दिनकर जी की कविता आप उठा करके देखें, कृष्ण संवाद दुर्योधन के साथ उन्होंने कहा है, तो उस कविता में बहुत सारी ऐसे वर्ड्स आपको बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी क्लिष्ट है, काफ़ी उसमें आपको पढ़ना पड़ता है कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। हाँ, आज के कवि लोग इस बात में कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अपनी पैठ बनाने के लिए कठिन से कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारा हिंदी को अगर जन जन तक पहुंचाना है, मतलब कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन तक भी अगर हिंदी को पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारे हिंदी भाषा का सरल होना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी की भाषा में अगर हम उसको चुनाव करते हैं तो कठिन भाषा का ना चुनाव करके उससे बहुत सारे ऐसे आसान शब्द भी हैं, आसान भाषाएं, ये आसान शब्द हैं, आसान वाक्य हैं, जिसमें हम इन चीज़ों को समझा सकते हैं। लेकिन हमको लगता है ऐसा कि हम अगर उन चीज़ों को नहीं लेते तो हमारा वहाँ तक जिसमें हम प्रसिद्धि पाना चाहते हैं वो प्रसिद्धि नहीं होगा। इसीलिए लोग ऐसा करते हैं, जो कि मेरे समझ से ये गलत है। हम आसान से आसान लोगों तक पहुँचने वाले भाषा और लोगों से जुड़े हुआ शब्दों को लेकर के भी अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा और लोग समझेंगे तो हिंदी को अपनाएंगे भी। हमारे यहाँ हिंदी को नहीं अपनाने का सबसे बड़ा कारण एक यह भी है। एक चुटकुला के थ्रू आपको इस बात को समझाता हूँ कि एक हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, उनको टमटम पे जाना था, तो उन्होंने टमटम वाले को कहा कि अश्ववाहक मुझे
ये ले चलोगे? तो उसने कहा कि अवश्य, बैठ जाइए। जब वो चलाने लगा तो वो काफ़ी तेज़ चला रहा था, तो उस प्रकांड विद्वान साहब ने कहा, "ऐ अश्ववाहक, ज़रा शनैः शनैः चलो।" वो और तेज़ी से चलाने लगा। फिर इन्होंने कहा, "ऐ अश्ववाहक, ज़रा शनैः शनैः चलो।" तो फिर और तेज़ी से चलाया, और जब ये 3-4 बार उन्होंने बात को दोहराया, तो जो अश्ववाहक थे वो गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, कितना सनसना करके चले। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये हँसने वाली बात तो ज़रूर है, लेकिन क्या है कि हम शब्दों का चयन उनके मुताबिक नहीं कर सके, जिसके कारण कि शब्द का उल्टा असर पड़ा। उनका कहना था शनैः शनैः, मतलब कि धीरे-धीरे। हम अगर उनको कहते कि ऐ अश्ववाहक, ज़रा धीरे-धीरे चलो, तो वो शायद पहली बार में समझ जाता और आपको मान लेता। लेकिन हम क्लिष्ट भाषा बोलने के चक्कर में, हम कठिन से कठिन शब्द का इस्तेमाल करने के चक्कर में कई बार लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये हमारी आज की भी जनरेशन, हमारे आज के लोगों में भी ये कमी है। सर, युवा जो कवि बनना चाहते हैं उन्हें क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? कैसे वो कवि के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अपनी कैरियर को बना सकते हैं? युवा जो आना चाहते हैं, वाकई अभी तक हमारे कविता के क्षेत्र में युवाओं का बहुत कम योगदान रहा है। सबसे पहला कारण ये है कि वो ये समझ नहीं पाते कि हमको जो चीज़ें कहना है वो हम कविता के रूप में कैसे कहें। बहुत आसान सा बात है। जैसे हमारे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी ने एक बार इसको बड़े अच्छे से कहा कि हम जो कविता कहना चाहते हैं, हम बच्चे क्लास में जो पढ़ते थे कि रानी अमर आया, हाँ, रोटी खा, दाना चून, ये शब्द कह के भी हम उसको कविता में 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक, शब्दों का सामंजस्य, उसको लेना ज़रूरी है, और उसको आसान से आसान भाषा में लेकर के अगर आप कविता कहते हैं, रिदम जिसको हम बोलते हैं ना, वो रिदम होना अगर हो तो कविता आसान भाषा, कोई भी भाषा भी हम कविता के रूप में बोल सकते हैं। ये चीज़ें युवाओं में लाना है, और युवा इस बात को, कविता को ये ना समझें कि बहुत कठिन काम है। मैं तो कहता हूँ कि कविता हर किसी के अंदर है, और वो कवि चाहे वो वीर रस का हो, श्रृंगार रस का हो, कोई कविता ऐसा भी होता, कोई कवि ऐसा भी होता है जो अपनी बात को रखना चाहता है लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाता है। उसके अंदर ये डर होता है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी तो वो उस चीज़ों को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, या उन चीज़ों का क्या मायने लेते हैं, इसके कारण लोग कविता कहना नहीं चाहते। हाँ, मैंने तो कहा भी है कि मैं एक कवि, ऐसा कवि जो किसी बहती कविता का सागर रहता सबके मन में। मैं एक बहती कविता का सागर रहता सबके मन में, कोई मुझको रखे अधर में, कोई लाता है खुलवन में। तो ये कवि तो सबके अंदर है, बस उसको आपको बाहर लाने की ज़रूरत है, और इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कविता को अच्छे तरह से अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए आसान सा ये है कि आप जो भी चीज़ लिखिए, पहले खुद से पढ़ लीजिए और उसको देखिए कि आपके गद्य और पद में अंतर क्या है, उन चीज़ों को देखिए, और उसमें आपने शैली जो अपनाई है वो सही शैली है कि नहीं। और फिर आप अपने दोस्तों के बीच में बैठिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको मंच मिले, मुझे मंच ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जहाँ भी मिला मुझे वहाँ प्रोत्साहन बहुत मिला। तो आपको अगर लगता है कि मैंने कविता अच्छी लिखी है या नहीं लिखी है, उसके लिए क्या करना है, आप खुद से पहले बोलिए, और उसके बाद लोग दोस्तों के साथ बैठ कर के बोलिए, और दोस्त अगर आपको अप्रिशिएट कर देते हैं, वाह वाह कर देते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आप एक अच्छे कवि हो गए। अगर दोस्त आपके कविता में कुछ नुक्स निकालता है, कहा हुआ भी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जब तक आपका आलोचक नहीं होगा तब तक आपको अपनी कमी का एहसास नहीं होगा, और तब आप हमेशा पीछे चलेंगे। इसलिए जब भी अगर आपको प्रसिद्धि पानी है तो आप आलोचक को ज़रूर अपने साथ रखिए, और उससे ये कहिए कि तुम मुझे मैं जो कविता कह रहा हूँ उसको आप
प्रोत्साहन नहीं, उसमें क्या कमी है वो बताइए, और तब आप अच्छे कवि जरूर बन सकते हैं। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है क्षेत्रवाद की जो भाषा होती है ना, उसका असर पड़ता है। जैसे आंचलिक दोष बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं वर्तनी दोष। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ और मैं मैथिली भी बोल लेता हूँ। हाँ, कैथी भाषा भी, यहाँ का जो भाषा है अवधी भाषा, वो भी कुछ कुछ बोल लेता हूँ। बांग्ला भी अच्छा बोल लेता हूँ। मुझे तो कई लोग ऐसे मिले जो मुझे बिहारी समझते ही नहीं है। मुझे कहते हैं या तो आप बंगाली हो या फिर आप वेस्ट साउथ इंडियन हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन चीज़ों को हम इससे अलग कर दें। हाँ, भोजपुरी में मैंने एक कविता लिखी है जो आपको अभी उसका थोड़ा सा अंश सुनाता हूँ, जो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो हमने लिखा है, का कहीं तो से भैया बात बड़ी गंभीर बा, का कहीं तो से भैया बात बड़ी गंभीर बा, अंग्रेजी से भारत के सब भाषा बढ़कर टेढ़ी खीर बा। इसमें मतलब यही है कि आगे हमने उसमें लिखा है, कोई ऊपर के पर कहे, कोई लेकिन के पर, कोई पेड़ के बर कहे, कोई दुल्हा के बर, कि जितला के केहू वीर कहे, केहू बहिना के वीर बा, का कहीं तो से भैया बात बड़ी गंभीर बा। तो क्षेत्रीय भाषा को भी आप अपने शब्द में, दिनकर जी ने ये कहा है, धर, जो जिसको हम लोग पकड़ बोलते हैं, धर शब्द को दिनकर जी ने अपने कविता में स्थान दिया है और वो राष्ट्र कविता बना। हाँ, दिनकर जी की कविता को कौन नहीं पढ़ा है और किसने उसको सराहा नहीं है। उसमें उन्होंने बिहारी भाषा का भी इस्तेमाल किया है। तो क्षेत्रीयता किसी भाषा, हमारे मातृभाषा जो है हिंदी है, जिसको हम ज़्यादा अपनाएं और उसमें अगर क्षेत्रीयता को भी हम ले करके अगर चलते हैं तो उसमें कहीं कठिनाई नहीं आनी चाहिए। ऐसी एक अवधारणा बनी हुई है सर कि हिंदी साहित्य अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कवि के अलावा और कुछ नहीं बन पाऊंगा, ना उस फील्ड में मुझे जॉब मिल पाएगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इस अवधारणा को कैसे दूर किया जा सकता है? मैं सरकार को इस मामले में बहुत आभार प्रकट करता हूं कि सरकार ने बहुत जगह पर काम काज की भाषा को हिंदी में करने के लिए आगे प्रोत्साहन का काम किया है। हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें, राजभाषा विभाग की बात करें, ये हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ही बना है। और अगर आप कहीं भी जाते हैं, आपके यहाँ अंग्रेज आकर के हिंदी बोलते हैं तो आप तो बड़े खुश होते हैं कि अरे उसने यहाँ आकर के हिंदी भाषा में बात कर ली। और अगर आप वहाँ अंग्रेज के पास में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के अगर आप हिंदी बोलते हैं तो ऐसा क्यों समझते हैं कि वो आपको हीन देखेंगे। ये हमारी अवधारणा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदी कविता में चाहे आज के युवा कवि में बात कर लें, कुमार विश्वास साहब की बात कर लें, शंभू शेखर जी की बात कर लें, सुरेंद्र शर्मा जी की बात कर लें, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी की बात कर लें, ये सारे लोग तो हिंदी के ही कवि हैं। कौन ऐसा अंग्रेज कवि है जो जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बना चुका है। हिंदी कविता को इन लोगों ने एक नया आयाम दिया है। कुमार विश्वास जी को कहा भी जाता है कि हिंदी कविता में नया तरह से नयापन लाने वाले उनको हम लोग मानते हैं। तो उन लोगों ने तो कभी ये नहीं समझा कि हम अगर हिंदी ही केवल करेंगे, वो तो कुमार विश्वास साहब भी तो इंजीनियर थे। हाँ, उन्होंने तो इतना आगे बढ़ाने का काम किया। तो हम ऐसा क्यों समझें कि हिंदी से हमको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हिंदी आप अगर करेंगे, आप अगर जज्बा रखते हैं, तो हिंदी को आगे बढ़ने से और विश्व स्तर पे लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपनी कुछ लिखी हुई कविताओं में से एक कविता हमारे दर्शकों के सामने अगर रखना चाहेंगे तो? क्यों नारी कहते अबला है, बीज गिरे जब धरती पे, ना धरा समाए खुद उसको, क्या सुना बना हुआ पौधा है। क्यों नारी कहते अबला है, सीता बिन राम नहीं मिलते, कान्हा राधा बिन कान्हा अधूरा है, तुम पूजो कोटि देवों को, फिर शक्ति क्यों माँ दुर्गा है।
क्यों नारी कहते अबला है। ये कविता को वहाँ पर बहुत सराहा गया और मुझे उसमें सम्मान भी मिला, प्रथम स्थान भी मिला। अभी मैंने आप युवा लोग में एक चीज़ जो कमी मेरे को नज़र आ रही है वो ये है कि हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि अग्निवीर के विषय में जब सरकार ने डिसीजन लिया था तो उस समय उन्होंने हमारे युवाओं ने बहुत तोड़ फोड़ मचाई थी। तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी। आज चाहता हूँ कि आपके मंच से वो कविता लोगों तक पहुँचे और वो मैंने लिखा, हक लेना अत्याचार नहीं, मांगे रखना बेकार नहीं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम मुखर हैं लाचार नहीं। रोजी रोटी हक अपना है, कोई छीने यह स्वीकार नहीं। रोजी रोटी हक अपना है, कोई छीने यह स्वीकार नहीं, पर मांगे रखने की खातिर हिंसक होना व्यवहार नहीं। माँ बाप से कुछ भी लेने को क्या घर की चीज़ें तोड़ते हो? माँ बाप से कुछ भी लेने को क्या घर की चीज़ें तोड़ते हैं? अपनी बातें मनवाने को क्या घर में आग लगाते हैं? कुछ करो तो पहले सोच भी लो, हम सब हैं गंवार नहीं। कुछ पहले करने से सोच भी लो, हम सब हैं गंवार नहीं। मांगे हम अपनी कहें अगर, हो हिंसक यह व्यवहार नहीं। आपस में हम लड़ बैठे अगर, तो घर को कौन बचाएगा। इसी बात के लिए हुआ था। कई बार हम लोग लड़ जाते हैं, आरक्षण को लेकर के तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं, तो वो भी गलत है। हमको इसको रखने के लिए सरकार संविधान बनाई है और उस संविधान के तहत कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, हमको उसके थ्रू आना चाहिए, ना कि हम तुरंत हिंसक हो जाए। वही बात मैंने यहाँ पे कही है, आपस में हम लड़ बैठे अगर, तो घर को कौन बचाएगा। हम लड़ लड़ कर मर जाएंगे, वो लूट कर ले जाएगा। हम लड़ें मरें वो राज करे, कोई कीमत पर स्वीकार नहीं। आओ मिल बैठे बात करें, हो हिंसक यह व्यवहार नहीं। यही बात। अभी आप सुन रहे थे दिवाकर कुमार राजू जी को, हर सवालों का जवाब दिया है इन्होंने बेबाकी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में समय देने के लिए। देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। नमस्कार।